ज्ञान देवी शिक्षा चरण में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे प्रस्ताव। हमारे विश्वविद्यालय की जो प्रस्तावना है तो देश का भी बोला जाता है क्या है। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने 13 दिसंबर 1946 में एक प्रस्ताव रखा था युधिष्ठिर का नाम लेकर। इस प्रकार की हमारे भारतीय विश्वविद्यालय में प्रस्तावना, तभी इसको उद्देशिका भी बोला जाता है। तो उद्देशिका क्यों बोला जाता है पता चला। फिर ये हम पूछें कि हमारे भारत की जो प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका से। प्रस्तावना ली कहाँ से गई है तो हम बोलेंगे अमेरिका। अगर ये पूछ लिया जाए इस प्रस्तावना की भाषा किसकी है तो ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना, इसमें भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया बताना है, और अगर ली कहाँ से गई है तो अमेरिका। इसका हम उद्देश्य देखें प्रस्तावना का तो मुख्य रूप से दो उद्देश्य है। एक तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसके अंदर इतने प्रावधान के रखे वो लोक कल्याणकारी के लिए हो, और दूसरा राज्य के अंदर सामाजिक आर्थिक ये सारी इसके। तो हम देखते हैं इसकी प्रस्तावना। प्रस्तावना के मैंने 3 स्वरूप बना दिए हैं, विज्ञान के स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य, ये 3 इसमें बना दिए। तो सबसे पहले जब प्रस्तावना शुरू होती है तब उसमें हम भारत के नागरिक है ये लिखा मिलता है। और जो भारत की प्रस्तावना है वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई, मतलब पारित की गई थी। ये भी डेट पूछ ली जाती है। तो 26 नवंबर 1949 को 49 अंगीकृत की गई है। और लागू कब हुई है? 26 जनवरी 1950। तो ये संविधान के स्रोत हम भारत के नागरिक हैं। सबसे ऊपर देखा जाए तो प्रस्तावना होती है, लेकिन प्रस्तावना को मजबूत बनाने का कार्य कौन करती है? भारत की जनता या भारत के लोग। तो ये स्रोत। अब हम चलते हैं इसके स्वरूपों की ओर। पहला जैसे आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ क्या होता है कि जो हमारा देश है भारत है वो दोनों ओर से आजाद स्वतंत्र है। चाहे आंतरिक देख लीजिए चाहे बाहरी देख लीजिए, ब्रिटिश के गुलाम नहीं है। वो अपने फैसले खुद ले सकता है, चाहे अंदर का हो चाहे बाहर का विदेश का फैसला। तो इसका तात्पर्य हुआ। फिर समाजवादी है। ये जो विचार है नेहरू जी और गांधी जी से दिए गए हैं। इसमें वो कार्ल मार्क्स वाला यूरोप वाला समाजवाद नहीं है। वहाँ क्या होता है, 2 गुटों के बीच में विरोध होता है, अमीर और गरीब के बीच में। लेकिन इसमें क्या है, शांति के साथ समाज मतलब बराबर रखना, शांति व्यवस्था के साथ बराबर रखना। फिर आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है राज्य का कोई धर्म नहीं होता। ध्यान रखना, पंथ निरपेक्ष का अर्थ पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? राज्य का कोई धर्म नहीं होता। जनता का अलग अलग धर्म है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। फिर आता है लोकतंत्र। लोक में जनता का राज या जनता का तंत्र। इसमें इब्राहिम लिंकन ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है, जनता के लिए जनता के द्वारा। तो ये जनता का राज हो गया, यहाँ सारे कार्य उनके द्वारा। फिर आता है गणराज्य। गणराज्य का तात्पर्य हुआ वंशानुगत ना होना। जो राजतंत्र था पहले राजा महाराजाओं का राज, उस समय वंशानुगत चलता था, राजा के बाद में राजा का पुत्र अगला उत्तराधिकारी। लेकिन गणराज्य में ये बात नहीं है। इसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुना जरूर जाता है, लेकिन वंशानुगत नहीं होता। तो गणराज्य का तात्पर्य पूछा जाए तो क्या बताओगे? ये वंशानुगत नहीं होता। तो ये इसके स्वरूप हो गए 5। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, मतलब हम दोनों तरफ से आजाद है, अंदर को देखो चाहे बाहर का, हम अपना निर्णय खुद लेते हैं। फिर समाजवाद का ये नेहरू जी और गांधी जी की विचारधारा से लिया गया है, और इसके अंदर हम शांतिपूर्ण समाज के बराबरी रखे। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है राज्य का कोई धर्म नहीं होता। फिर होता है लोकतंत्र, जनता का राज, इब्राहिम लिंकन की मैंने आपको परिभाषा बताई है। और फिर गणराज्य, इसका अर्थ होता है वंशानुगत ना हो। अब हम उद्देश्य की ओर चलते हैं। इधर सबसे पहले आता है न्याय। न्याय के अंदर इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों न्याय की बात की गई है, धार्मिक की नहीं है, क्योंकि पंथ निरपेक्ष राज्य माना गया। तो तीनों को समान रूप से न्याय मिले, चाहे सामाजिक तौर पर हो, चाहे आर्थिक तौर पर हो, चाहे राजनीतिक तौर पर। फिर स्वतंत्रता, प्रत्येक मनुष्य को अपनी खुद की अभिव्यक्ति व्यक्त करने की, अपना विकास करने की आजादी है। फिर आता है समता।
या समानता, सबको समान अधिकार है, लिंग धर्म भेद जाति किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सबको समान कानून तौर पर माना जाता है। फिर आता है व्यक्ति की गरिमा, ये भी मुख्य पॉइंट है, इसमें व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना आवश्यक है। फिर आता है राष्ट्र की एकता और अखंडता, हमारा भारत अलग अलग प्रांतों में बंटा है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग रीति रिवाज है, फिर भी एकता में अखंडता समाई हुई है, ये भारत की पहचान है। फिर आता है बंधुता, मतलब सभी लोग इसी भारत में भाईचारे के साथ रहते हैं। तो ये थी उद्देशिका। और भारत के संविधान जो है प्रस्तावना को क्या बोला गया है? आत्मा। भारत के संविधान प्रस्तावना को क्या बोला है? आत्मा। ये तो हो गई प्रस्तावना की बात। अब हम आगे चलते हैं, एक टॉपिक और लेते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य नीति निर्देशक तत्व क्या है? सबसे पहली बात, कौन से भाग के अंदर है? तो भाग नंबर है 4, ध्यान रखना। और एक अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन मिलता है। तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन। और ये कहां से लिया गया है? आयरलैंड से, ये भी ध्यान रखना। आयरलैंड से लिया गया है। इसके मुख्य रूप से उद्देश्य 2 बताए गए हैं। लोक कल्याणकारी राज्य, मतलब इसके अंदर जितने भी आर्टिकल मिलेंगे आपको, उसके अंदर सारी बातें भी समाई हुई होगी। तो देश का कल्याण कैसे हो, जनता का कल्याण कैसे। दूसरा, इसमें समाज और आर्थिक और समाज दोनों प्रकार के लोकतंत्र की भाषा बात बताई गई है। दोनों का विकास हो, चाहे सामाजिक तौर पर हो चाहे आर्थिक। और ये गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी, इन विचारों से परिपूर्ण है। ये तीनों विचार इसमें आपको देखने को। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल, जो 36 से 51 में क्या क्या वर्णित किया गया है वो बातें देखते हैं। तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 36। इसमें क्या की गई है? राज्य की परिभाषा दी है। लोक कल्याणकारी जो राज्य है उसकी परिभाषा। ठीक है, राज्य की परिभाषा दी है। अब हम देखते हैं अगला अनुच्छेद 37। इसके अंदर क्या कहा गया है? न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ध्यान रखना, ये आर्टिकल 37 के अंदर बात की गई है कि न्यायालय के अंदर परिवर्तनीय नहीं, मतलब इसलिए हम कोई भी बात जो आर्टिकल के तहत आएगी वो न कर रहा हूं तो हम उसकी अपील न्यायालय के अंदर नहीं कर सकते। लेकिन मौलिक अधिकारों में इसका उल्टा है, वहाँ अपील करके हम अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये बातें नहीं है। तो 37 में हो गई, परिवर्तनीय नहीं है। अब आता है अगला आर्टिकल, इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, चाहे सामाजिक संबंधित हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, तीनों ओर से हमें क्या प्राप्त हो? न्याय। ये कौन सा आर्टिकल के तहत है? 38 के तहत। हम देखें 39 को, तो 39 में बात की गई है जो हमारे संसाधन है,
जितने भी प्रकृति के अंदर संसाधन है उनका सब में समान वितरण, विभिन्नता न पाया जाए, ताकि सभी इसका उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इसी में दूसरी बात दी गई है, समान कार्य और समान वेतन। स्त्री और पुरुष में भेदभाव ना हो, समान कार्य और उनका समान भी क्या मिलना चाहिए, वेतन। ये कौन सा आर्टिकल के तहत है, 39। तो हमने 4 पढ़े, 36 में राज्य की परिभाषा और 37 में दे रखी है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। कोई भी इसमें से आर्टिकल का सही उपयोग नहीं हो रहा है या उसके स्थान पर नहीं चला जा रहा है तो हम उसकी अपील न्यायालय में नहीं कर सकते। फिर आता है 38 का, इसमें आते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर 39 में जो हमारे संसाधन है उसमें उसका समान रूप से वितरण हो, सभी को समान मिले। और इसी में दूसरी बात है समान कार्य और समान वेतन। आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर आ गया 40। इसमें पंचायत का गठन बताया गया है। पंचायत का, गांव में एक पंचायत हो जिसमें अलग अलग पद दे दिए उनके कार्य, ये 40 का अंतर्भाग है। अब आते हैं आगे अनुच्छेद 41 में बात की गई है जो कुछ खास स्थिति काम का स्थिति क्या होती है, जैसे मान लो कोई बीमारी हो गई हो, दुर्घटना हो गई हो या मानसिक स्थिति के अनुकूल नहीं है, तो इन कारणों के कारण व्यक्ति को उस समय काम का अधिकार होना चाहिए। ये बात की गई है 41 आर्टिकल। आगे चलते हैं अनुच्छेद 42 में। इसमें क्या बात कही गई, जो कार्य मिल रहा है वो कार्य कैसा हो, न्याय संगत, न्याय संगत कार्य मिले। और दूसरी बात है मानवीय दशा का, ये 42 के बात की गई है। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 43 की ओर। इसमें बात की गई है निर्वाह मजदूरी। हम अपने जीवन का अच्छी प्रकार से निर्वाह कर सके इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए। और दूसरा कुटीर उद्योग, जो उद्योग वगैरह बंद पड़े उनको चालू की जाए, शुरू की जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्राप्त होकर अपनी आजीविका चला सके। तो ये आगे 4 और 40 के अंदर पंचायत का गठन हो। 41 में होगा कुछ खास स्थिति में काम का अधिकार, स्थिति मैंने आपको बताया बीमारी वगैरह हो। फिर आता है 42, इसमें कार्य न्याय संगत मिले और मानवीय दशा हो। और 43 में आएगा निर्वाह मजदूरी, अपनी आजीविका चलाने जितनी मजदूरी मिले और कुटीर उद्योग का शुरू या चला। आगे चलते हैं अनुच्छेद 44। 4 दोनों समान है, तो इसमें क्या आएगा, समान नागरिक संहिता। सबको समान अधिकार दिए जाए, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो। तो 44 में समान नागरिक संहिता याद रख सकते हो, 4 बराबर बराबर, और यहाँ भी समान का। अनुच्छेद दे रखा है 45 में। इसमें बात की गई है जो 6 वर्ष से कम आयु थे, बच्चों को शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ये जो एक संशोधन के तहत इसको बदला गया था कब, 2002 में अनुच्छेद 86 का एक संशोधन हुआ था। उसमें ये बात पहले 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की थी, वो मौलिक अधिकार के तहत
वहां लेकर चले गए। तो इसका खाली कॉलम को भरने के लिए अनुच्छेद 86 जो 2002 के तहत हुआ, इसमें क्या बात की गई है, तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था की जाए। फिर आता है अनुच्छेद 46 में बात की गई है जो अनुसूचित जातियां हैं एवं जनजाति, इनके लिए शिक्षा, आर्थिक हित और सामाजिक न्याय, ये बात इसके। तो अनुसूचित जाति है या जनजाति है उनको शिक्षा, आर्थिक हित और सामाजिक न्याय मिले। ये कौन से आर्टिकल के तहत की गई है, 46 के तहत। ध्यान रखना। तो 3 हमने पढ़े। 44 समान नागरिक संहिता, बराबर अधिकार मिले, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो। फिर 45 में बात की गई 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। और 46 में बात की गई है जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति है उनका शिक्षा है, आर्थिक हित है और सामाजिक न्याय प्राप्त है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 47 में क्या बात की गई है, इसमें मद निषेध बताया। मद निषेध, पोषाहार और स्वास्थ्य, ये 3 बात इसके अंदर बताई है। कोई भी नशीली पदार्थ पर रोक, चाहे शराब दे दीजिए, कुछ भी गुटखा वगैरह, सब पर मत निषेध हो, पोषाहार मिले और इनका स्वास्थ्य। ये कौन सा आर्टिकल के तहत बात की गई है, आर्टिकल 47 के तहत। फिर आता है आर्टिकल 48 में क्या बात की गई है, कृषि, पशुपालन में दुधारू पशु आएंगे मुख्य रूप से। ये बात कृषि की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए, किसान को ज्यादा आय प्राप्त हो, पशुपालन पर और दुधारू पशु पर विशेष रूप से, जिससे के आय अच्छी। फिर है आर्टिकल 49 में जो हमारी धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर, धरोहर का संरक्षण, जैसे स्मारक वगैरह बने हुए हैं तो उनकी रक्षा हो ताकि ये याद बनी रहे। तो राष्ट्रीय जितने भी धरोहर है उसका संरक्षण किया जाए। ये कौन सा आर्टिकल के तहत है, 49 के। अब आता है 50 को याद रखने के लिए आप इनकी 50-50 कर लीजिए। जैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका, दोनों क्या हो, अलग अलग रखें इनको, ठीक है, अलग अलग रखा जाए। जैसे कार्यपालिका हम राज्य के अंदर देखें तो जैसे राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, केंद्र के अंदर देखें तो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री हो, तो इनके जो कार्य वो अलग रहे, और न्यायपालिका जैसे मुख्य न्यायाधीश वगैरह और न्यायाधीश है उनका अलग हो। तो दोनों अलग अलग कार्य करें ताकि शासन व्यवस्था अच्छी प्रकार से चल सके। एक और बचा है